Nucleus. Nucleus as a cell organelle was first described by Robert Brown as early as in 1831. So ये जो न्यूक्लियस है इसको पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया है और ये 1831 में डिस्क्राइब किया. Later the material of nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming. So बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट आए, उनका नाम फ्लेमिंग है. तो इन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को इन्होंने स्टेन किया, एक डाई छोड़ के उसको स्टेनिंग मेथड से देखा माइक्रोस्कोप में, तो वो एक क्रोमैटिन मटेरियल था, उसी को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया. ये फ्लेमिंग ने बताया. पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने बोले इन 1831, नेक्स्ट टाइम क्रोमिन ने बोले हैं. द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन. सो इंटरफेस में एक इलेबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स है, उसी को क्रोमैटिन कहा गया है. न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई. न्यूक्लियर मैट्रिक्स और उनके साथ एक और दो स्पेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, उसी को न्यूक्लियोलाई कहा गया है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स with a space between 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस. सो देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ये देखा गया कि न्यूक्लियर एनवलप में न्यूक्लियर एनवलप जो होता है ये इनमें दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होते हैं और ये दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होती है तो ये 10 to 50 नैनोमीटर की स्पेस होती है. इसी स्पेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा गया है. Forms a barrier between material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. So देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के बाहर में साइटोप्लाज्म होता है, सो इन दोनों के बीच में बैरियर फॉर्म करता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस. द outer membrane usually remains continuous with endoplasmic reticulum and also bears ribosomes on it. So देखिए outer membrane जो होती है ये continuous है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. So एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में ये continuous है और इनमें कभी कभार राइबोसोम्स भी होते हैं. At a number of places nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of two membranes. So कहीं कहीं जगह पे इनमें minute pores भी है क्योंकि ये दो membrane से बने हैं, fusion of two membrane से बने हैं. The nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein molecules takes place both डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. सो देखिए न्यूक्लियर पोर जो होते हैं इसी के वजह से मूवमेंट होती है आरएनए और प्रोटीन की साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में. नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल. अगर एक सेल में देखा जाए तो एक ही न्यूक्लियस पाया गया है. वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व. सो इनमें वेरिएशन भी होते हैं. सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस. सो कोई कोई मैच्योर सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है. सो उसमें एग्जांपल है इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स एंड स्लीव ट्यूब सेल्स ऑफ मस्कुलर प्लांट्स. सो मैमल्स में अगर देखा जाए तो इरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस. मतलब जो आरबीसीज होते हैं ह्यूमन बींग्स में, रेड ब्लड सेल्स, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. एंड अगर प्लांट्स में देखा जाए तो यहाँ पे स्लीव ट्यूब्स जो होते हैं वस्कुलर प्लांट्स में, इनमें एब्सेंट होता है न्यूक्लियस. द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन. सो देखिए न्यूक्लियर मैट्रिक्स नहीं तो न्यूक्लियोप्लाज्म में अगर देखा जाए तो इनमें न्यूक्लियस और क्रोमैटिन मटेरियल होता है. द न्यूक्लियोलाई आर द स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. तो देखिए जो न्यूक्लियोलाई है ये एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है. The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm and it is not a membrane bound structure. So देखिए न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट है ये कंटिन्यूस है पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म में और ये न्यूक्लियोलस जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है. सो ध्यान में रखिए दिस इज अ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. तो यहाँ पे एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है. Large and more numerous nuclei are present in the cell relatively carrying out a protein synthesis. देखिए बहुत सारी न्यूमरस न्यूक्लियाई होती है यहाँ पे और सेल्स भी होते हैं, तो यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस अच्छी तरह से एक्टिवली कैरी आउट होता है.
You may recall that interphase nucleus has loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called as chromatin. So देखिए इंटरफेज में जब न्यूक्लियस होता है तो ये लूज और इनका नेटवर्क थोड़ा इंडिस्टिंक्ट होता है और इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, इसी को क्रोमैटिन कहा गया है. ड्यूरिंग different stages of cell division, cells show structured chromosome in a place of nucleus. So देखिए जब सेल का डिवीजन होता है, जब डिफरेंट स्टेजेस आते हैं सेल डिवीजन का, तो वहाँ पे जो सेल शो करता है क्रोमोसोम, सेल्स जो क्रोमोसोम शो करते हैं वो न्यूक्लियस के प्लेस में शो करते हैं. द क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन. सो देखिए क्रोमेटिन में डीएनए होता है, क्रोमेटिन के अंदर डीएनए होता है और डीएनए में कुछ प्रोटीन्स होते हैं और इसी प्रोटीन्स को हिस्टोन प्रोटीन कहा गया है. सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर ऑल्सो आरएनए. सो देखिए डीएनए के क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर डीएनए होते हैं और डीएनए के अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं, इसी को हिस्टोन कहा गया है. और कुछ कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें हिस्टोन नहीं होता है, जो नॉन हिस्टोन है, तो वो है आरएनए. अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46 क्रोमोसोम. सो देखिए सिंगल ह्यूमन सेल में अगर देखा जाए तो 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड डीएनए होता है, 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड डीएनए होता है सिंगल ह्यूमन सेल में और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है अमॉन्ग इट्स 46 क्रोमोसोम. तो देखिए ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 मैटरनल एंड 22 मैटरनल एंड 22 पैटर्नल एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स और वाई. सो ये मिला के 46 पेयर्स होते हैं. So 23 from both sides. You will study detail of DNA packaging in the form of chromosome in next chapter. Every chromosome visible only in dividing cells essentially has primary constriction or the centromere on the sides of which disc-shaped structure called kinetochore are present. So देखिए हर एक क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन नहीं तो सेंट्रोमेयर होता है दोनों भी साइड में और ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, उसी को काइनेटोकोर कहा गया है. सो देखिए फिगर 8.12 ये क्रोमोसोम में देखिए बीच में ये जो काइनेटोकोर प्रेजेंट है. सेंट्रोमेयर होल्ड्स 2 क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम. सो देखिए जो सेंट्रोमेयर जो होता है ये 2 क्रोमैटिड्स को होल्ड करता है क्रोमोसोम के. सो देखिए फिगर 8.13 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर. सो देखिए तो बीच में जो है ये सेंट्रोमेयर है और ये जो सेंट्रोमेयर है ये 2 क्रोमैटिड मतलब ये जो क्रोमैटिड जो है क्रोमोसोम के इन्हीं को होल्ड करके रख रहा है, 2 क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रख रहा है सेंट्रोमेयर. बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. अगर ये सेंट्रोमेयर के पोजीशन के ऊपर से ये क्रोमोसोम जो है ये 4 टाइप्स में क्लासीफाई किए गए हैं. फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक. क्रोमोसोम हैज़ मिडल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम. सो पहला जो है मेटासेंट्रिक है. सो देखिए फिगर 8.13 में तो मेटासेंट्रिक में क्या हुआ, ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड से एक दूसरे से अटैच्ड है क्रोमोसोम के और ये बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है. सो देखिए सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन सैटेलाइट सब शो किया गया है. सो फिगर भी अच्छे से देखा करिए क्योंकि फिगर भी एग्जाम में देके इन्हें लेबल करो करके क्वेश्चन आ सकता है. सो यू मस्ट नो ईच एंड एवरी लेबलिंग वेरी वेल. सो देखिए यहाँ पे मेटासेंट्रिक कैसा होता है, देखिए फर्स्ट वाले डायग्राम जो शो किए हैं. मेटासेंट्रिक में मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में मिडल में सेंट्रोमियर है. सो देखिए डायग्राम में बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है और इनमें इक्वल आर्म्स के क्रोमोसोम्स है. सो इनके क्रोमोसोम देखिए इक्वल आर्म्स है, यहाँ पे दोनों भी क्रोमोसोम सेम दिख रहे हैं. सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है ये दोनों भी सेम है. इसके बाद में है सब मेटासेंट्रिक. द क्रोमोसोम हैज centromere slightly away from the middle
of the chromosomes resulting into one shorter arm and another longer arm. So देखिए सेकेंड नंबर वाली डायग्राम, सो यहाँ पे बीच में जो सेंट्रोमियर है ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सेंटर है, मतलब सेंटर से थोड़ा दूर है, तो इनमें एक शॉर्टर आर्म है और इनमें एक लॉन्गर आर्म है। सो इधर के जो क्रोमोसोम है ये थोड़े बड़े हैं और उधर के जो है थोड़े से छोटे हैं। सो लॉन्गर आर्म एंड शॉर्टर आर्म इनमें प्रेजेंट है, ये है मेटासेंट्रिक। उसके बाद में है इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स वन एंड forming one extremely short and one long arm, whereas telocentric has terminal centromere. सो देखिए एक्रोसेंट्रिक थर्ड नंबर का जो एक्रोसेंट्रिक है, सो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है तो ये सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक एंड में प्रेजेंट है, तो एक आर्म जो है ये बहुत बड़ा हो रहा है और एक बहुत शॉर्ट हो रहा है। सो ये हुआ एक्रोसेंट्रिक। और लास्ट है जो टीलोसेंट्रिक है, अगर देखा जाए टीलोसेंट्रिक में सो ये सेंट्रोमियर जो है एकदम टर्मिनल में प्रेजेंट है। सो लास्ट है टीलोसेंट्रिक। सो आप शेप भी देख के रखिए, एक्रोसेंट्रिक में क्या है, मेटासेंट्रिक में क्या है, सब सेंट्रिक में क्या है एंड टीलोसेंट्रिक में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस at constant location. It gives appearance of small fragment called as satellite. सो देखिए सैटेलाइट जो है कई कई क्रोमोसोम्स के ऊपर नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं एक ही लोकेशन पे, कांस्टेंट लोकेशन पे, तो इन्हें कहा गया है सैटेलाइट। सो देखिए 8.13 में ऊपर की तरफ सैटेलाइट शो किया गया है और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी शो किया गया है। माइक्रोबॉडीज, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। जो माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इसी को माइक्रोबॉडीज कहा गया है। that contain various enzymes are present in both plant and animal. So इनमें बहुत सारी अलग अलग एंजाइम्स होते हैं और ये प्लांट और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। एक बार इसे रिवाइज करते हैं। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया इन 1831। उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, ये फ्लेमिंग, इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस को अगर स्टेन किया जाए बेसिक डाई में तो उन्होंने क्रोमैटिन को देखा है, तो उन्होंने क्रोमैटिन कहा है। सो ये फ्लेमिंग ने कहा है, फर्स्ट टाइम रॉबर्ट ब्राउन ने कहा है। सो क्वेश्चन आ सकता है हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। उसके बाद में है इंटरफेस न्यूक्लियस में हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन, उसी को क्रोमैटिन कहा गया है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज, उसी को न्यूक्लियोलाई कहा गया है। सो देखिए फिगर में सब शो किया गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप which consists of two parallel membranes within a space between 10 to 50 nanometer called perinuclear space. सो इसी को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा गया है। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ये देखा गया है कि न्यूक्लियर एनवलप में दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स है और उसमें का जो स्पेस है 10 to 50 नैनोमीटर है, उसी को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा गया है। उसके बाद में बहुत सारी प्लेसेस पे न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर माइन्यूट पोर्स होते हैं और इसी के ये माइन्यूट पोर्स फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन से फॉर्म हुए हैं और यही पोर्स के वजह से जो पैसेज होता है आरएनए मूवमेंट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में होता है। मतलब इन्हीं के वजह से पैसेज रेडी हो गया है मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए बोथ डायरेक्शन में, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में। अगर देखा जाए हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है नॉर्मली, और कोई कोई सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अगर एनिमल सेल्स में देखा जाए तो आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और अगर प्लांट्स में देखा जाए वस्कुलर प्लांट्स में तो स्लीव ट्यूब्स में, स्लीव ट्यूब सेल में न्यूक्लियर एब्सेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस दैट इरिथ्रोसाइट्स ऑफ mammals lack the nucleus and sleeve tube of vascular plant lack the nucleus. The nuclear matrix or nucleoplasm contains nucleolus and chromatin. So nucleoplasm में देखा जाए तो यहाँ पे
न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन होते हैं। न्यूक्लियोलाई आर द स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियोलाई है ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। The content of nucleolus is continuous with rest of the nucleoplasm and it is non membrane bound. So देखिए न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट है ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, और इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, सो दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस जो है इनमें आरएनए सिंथेसिस होता है और एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है। लार्ज and more numerous nuclei are present in the cells actively carrying out protein synthesis. So देखिए बहुत सारी न्यूमरस न्यूक्लियोलाई होती है सेल्स में और इन्हीं में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सो देखिए यहाँ पे इंटरफेस न्यूक्लियस में लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होता है, इसी को क्रोमैटिन कहा गया है। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन दे शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के जगह पे अगर अलग अलग सेल डिवीजन अगर स्टडी किए तो न्यूक्लियस के जगह पे वहाँ पे क्रोमोसोम दिखाई दी है। तो क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। तो देखिए क्रोमैटिन में डीएनए होते हैं और बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, इसी को हिस्टोन प्रोटीन्स कहा गया है। और कोई कोई इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, इसी को नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहा गया है और ये आरएनए में एब्सेंट है। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 46 क्रोमोसोम। सो अगर देखा जाए ह्यूमन सेल्स में तो इनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 फॉर मैटरनल 23 फॉर पैटर्नल, और ये 46 क्रोमोसोम में एक 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए होता है, इसी को ये क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। और एवरी क्रोमोसोम visible only in dividing cells essentially has primary constriction or centromere on the sides of each disc shaped structure called kinetochore. So देखिए हर एक क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, नहीं तो सेंट्रोमियर होता है दोनों भी साइड, सेंट्रोमियर होता है बीच में, और डिस्क शेप स्ट्रक्चर भी होता है, उसी को काइनेटोकोर कहा गया है। सो देखिए क्रोमोसोम विद काइनेटोकोर फिगर 8.12 बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। सो मेटासेंट्रिक में क्या होता है, ये सेंट्रोमियर जो है ये एकदम बीच में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के और इक्वल आर्म में दोनों को डिवाइड करता है। सो देखिए द क्रोमोसोम इन मेटासेंट्रिक chromosome has middle centromere forming 2 equal arms of the chromosome. So मेटासेंट्रिक में क्या हो रहा है कि सेंट्रोमियर एकदम बीच में है और 2 इक्वल आर्म्स फॉर्म हो रहे हैं क्रोमोसोम के। नेक्स्ट इज द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। सो देखिए अगर सब मेटासेंट्रिक में देखा जाए तो ये सेंट्रोमियर जो है ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो इसी के वजह से एक शॉर्टर आर्म तैयार हो रही है और एक लॉन्गर आर्म तैयार हो रही है, ये सब मेटासेंट्रिक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वेरी 1 लॉन्ग आर्म। सो देखिए अगर एक्रोसेंट्रिक में देखा जाए तो ये सेंट्रोमियर जो है एंड ऑफ क्रोमोसोम की तरफ है और इसी की वजह से ये जो आर्म्स है एक बहुत बड़ा आर्म फॉर्म हो रहा है और एक छोटा आर्म फॉर्म हो रहा है, तो ये हुआ एक्रोसेंट्रिक। अगर टीलोसेंट्रिक की बात करें तो टीलोसेंट्रिक में ये जो होता है सेंट्रोमियर ये एकदम साइड में होता है, मतलब क्रोमोसोम के एकदम लास्ट एंड में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। सो इनमें एक लॉन्ग आर्म शो होता है। सो देखिए लास्ट फिगर जो है ये टीलोसेंट्रिक की है। Sometimes few chromosomes have non-staining secondary constriction at constant location. This gives appearance of small fragment called satellite.
सो देखिए कहीं कहीं क्रोमोसोम में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं कांस्टेंट लोकेशन पे, एक लोकेशन पे, और इनमें स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं, इसी को सैटेलाइट कहा गया है। तो देखिए फिगर 8.13 में ये क्रोमोसोम के ऊपर में सैटेलाइट दिख रहा है और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी दिख रहे हैं। माइक्रोबॉडीज, many membrane bound minute vesicles called microbodies that contain various enzymes present in both and plant and animal cells। so देखिए माइक्रोबॉडीज जो है ये माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं, इसी को माइक्रोबॉडीज कहा गया है, और इनमें वेरियस एंजाइम्स होते हैं और ये प्लांट एंड एनिमल सेल्स में पाए गए। चैप्टर 10 सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सो यहाँ पे अपन सेल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे, सेल डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे। इनमें अलग अलग फेजेस होते हैं तो ये स्टडी करने वाले हैं। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फॉर्म अ सिंगल सेल। सो देखिए अपन को सबको पता है कि हर एक की लाइफ जहाँ से स्टार्ट होती है तो वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक सिंगल सेल से चालू होती है। यू मे वंडर how a single cell then goes on form such a large organism. Growth and reproduction are the characteristics of cell indeed of all living organism। so the most important point ये है कि growth and reproduction ये characteristics है सेल की और इसी से पूरी living organism indeed है। all cells reproduce by dividing into two with each parental cell giving rise to two daughter cell each time they divide। so देखिए जो पूरे सेल होते हैं रिप्रोड्यूस होते हैं एक डिवाइड होके, और इनमें पेरेंटल सेल होते हैं जो पेरेंटल सेल डॉटर सेल को राइज करते हैं, मतलब पेरेंटल सेल से ही डॉटर सेल बनते हैं। जब वो डिवाइड होते हैं पेरेंटल सेल डिवाइड होने के बाद डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं। These newly formed daughter cell can themselves grow and divide, giving rise to new cell population that is formed by growth and division of single parental cell and its progeny। so देखिए बहुत सारी सेल रिप्रोड्यूस होती है डिवीजन से पेरेंटल से डॉटर सेल, फिर डॉटर सेल एक इंडिविजुअल सेल होके फिर इनका रिप्रोडक्शन चालू रहता है। सो इसी के वजह से एक न्यू सेल पॉपुलेशन तैयार होती है। इन अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन सेल्स। सो यही साइकिल रिपीट हो के जो डिवीजन हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है, ये मिलियन ऑफ सेल्स से हो रही है। एक साथ मिलियन ऑफ सेल्स कंबाइन होके ये सब साइकिल्स ग्रोथ डिवीजन चल रहा है। नेक्स्ट है सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। सो देखिए सेल डिवीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और ये सेल डिवीजन के वक्त डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ होती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन देयर इज डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है और सेल की ग्रोथ होती है। हेंस have to take place in coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cell containing intact genome। so देखिए इसी के वजह से इनमें कोऑर्डिनेशन होता है और इनमें करेक्ट डिवीजन होता है और प्रोजेनी सेल्स फॉर्म होते हैं और उनका जीनोम इंटैक्ट होता है, उसी में उनका जीनोम हेरिडेट होता है फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर। द सीक्वेंस of events by which cell duplicates its genome synthesis the other constitute the cell and eventually divides into two daughter cell is termed as cell cycle।
यहाँ पे जो सीक्वेंस है जिससे डुप्लीकेट हो रही है सेल और इनमें सिंथेसाइज हो रहे हैं अलग अलग कंस्टिट्यूएंट एंड इवेंचुअली वो डिवाइड होकर डॉटर सेल को फॉर्म कर रही है, इसी को सेल साइकिल कहा गया है। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो देखिए सेल की ग्रोथ बढ़ रही है तो इनमें साइटोप्लाज्मिक चेंजेस हो रहे हैं, मतलब साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है। डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। सो देखिए ये जो साइटोप्लाज्म की जो ग्रोथ है ये चलती रहेंगी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना। पर अगर डीएनए की बात करें, डीएनए सिंथेसिस की बात करें, तो ये एक वन स्पेसिफिक स्टेज में होता है सेल साइकिल के। The replicated chromosome DNA are then distributed to the daughter nuclei by a complex series of events during cell division. So देखिए ये replicated DNA जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डॉटर न्यूक्लियाई में और इनमें कॉम्प्लेक्स सीरीजेस होती है, इवेंट्स होते हैं, वो टाइम पे ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। सेल डिवीजन की कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है, वही टाइम पे ये रेप्लिकेटेड डीएनए डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। सो ये जो इवेंट्स होते हैं ये एक जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सो देखिए अभी यहाँ पे अपन फेजेस ऑफ सेल साइकिल पढ़ेंगे। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। सो देखिए यूकैरियोटिक सेल में एक ह्यूमन सेल कल्चर है। These cells divide once approximately every 24 hours. So देखिए ये जो सेल होते हैं ये एक बार डिवाइड होती है approximately 24 आवर्स में। So देखिए फिगर 10.1 वहाँ पे शो किया गया है G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। सो ये है एम फेज जो अपन ने पढ़ा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, ये एम फेज में आते हैं। सो इसमें दिखाया गया है। However, this duration of cell cycle may vary from organism to organism and also cell type to type. So देखिए ये जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा और सेल टाइप से सेल टाइप तक वेरी करेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल ओनली इन अबाउट 90 मिनट्स। सो देखिए ईस्ट का जो प्रोग्रेशन है सेल साइकिल में सिर्फ 90 मिनट्स का है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। सो देखिए ये जो पूरी सेल साइकिल है ये टू बेसिक फेजेस में डिवाइडेड है, जैसे कि इंटरफेज एंड एम फेज। सो पढ़ते हैं इंटरफेज और एम फेज में। ये दो बेसिक फेजेस है सेल साइकिल की, इंटरफेज एंड एम फेज। द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज when actual cell division or mitosis occur and the interphase represent the phase between two successive M phase. So देखिए M phase मतलब ऐसी फेज जहाँ एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है एंड इंटरफेज मतलब इंटर मतलब बीच का, मिडिल। इंटरफेज रिप्रेजेंट फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। सो एम फेज मतलब क्या बोला है कि इनमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, इसी को एम फेज कहा। और जब सेल डिवीजन होता है इनमें जो बिटवीन फेज होता है, इंटरफेज क्या है, रिप्रेजेंट फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। सो दो सक्सेसिव एम फेज का बीच में का जो फेज है वो इंटरफेज है। It is significant to note that in 24-hour average duration of cell cycle of human cell division proper lasts only about an hour. So देखिए 24-hour एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल है ह्यूमन सेल में, पर सेल डिवीजन जो है ये प्रॉपर 1 आवर के आसपास होता है। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सो देखिए ये जो सेल डिवीजन है ये एक
1 आवर के अंदर होता है ह्यूमन सेल्स में देखा जाए, तो इसमें का ही जो इंटरफेज होता है ये 95% ड्यूरेशन लेता है सेल साइकिल का, मोर देन 95%, जो इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। M phase starts with nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome karyokinesis। So देखिए M phase में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। सो न्यूक्लियस के डिवीजन को ही कैरियोकाइनेसिस कहा गया है। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तब सेपरेशन होता है डॉटर क्रोमोसोम्स का, इसी को कैरियोकाइनेसिस कहा गया है। मीन्स व्हाट, न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस and usually ends with division of cytoplasm cytokinesis। So nucleus का division karyokinesis, cytoplasm का division cytokinesis। The interphase, though called resting phase, is the time during which cell is performing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in orderly manner। So देखिए इंटरफेस को कहा गया है रेस्टिंग फेज, क्योंकि ये टाइम पे सेल जो होती है ये प्रिपेयर होते रहती है सेल डिवीजन के लिए, एंड इनमें सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन भी ऑर्डरली मैनर में चालू रहता है। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। सो देखिए इंटरफेस क्या हम बोले थे 95% ज़्यादा ड्यूरेशन का है, सेल साइकिल में 95% से ज़्यादा टाइम तक चलता है। तो इनमें 3 फेजेस है, जैसे कि G1 फेज गैप 1, S फेज सिंथेसिस फेज, G2 फेज गैप 2 फेज। सो ये इंटरफेस के 3 फेजेस अपन पढ़ेंगे डिटेल में। G phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। सो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये है कि इंटरफेस 3 फेज में डिवाइड है, G1, S एंड G2 फेज। सो अभी G1 फेज में अगर देखा जाए तो ये एक इंटरवल होती है माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का। सो जब माइटोसिस होता है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सो इनमें जो इंटरवल होता है वो G1 फेज होता है। सो देखते हैं, ड्यूरिंग G1 phase cell is metabolically active and continuously grow but does not replicate its DNA। सो देखिए G1 phase में क्या कहा गया है कि ये सेल है जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है G1 phase में, और ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है G1 phase में, बट ये रेप्लिकेट नहीं हो रही है, इसका जो डीएनए है ये रेप्लिकेशन नहीं कर रहा है। सो ध्यान में रखिए G1 फेज है, ये करस्पॉन्ड कर रही है बिटवीन इंटरवल, मतलब माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन का बीच का जो इंटरवल है ये है G1 फेज। और G1 फेज में सेल जो है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, पर इनमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। सो ये हुआ G1 फेज। डायग्राम में देखिए G1 फेज, G1 फेज दिखाया गया है, G1 लिखा है डायग्राम में। नेक्स्ट है S और सिंथेसिस फेज, marks the period during which DNA synthesis and replication takes place। सो देखिए S फेज में क्या है, ये पीरियड में DNA सिंथेसिस है एंड रेप्लिकेशन होता है DNA का। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल्स। सो देखिए ये टाइम पे एस फेज में जो अमाउंट है डीएनए का वो डबल होता है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C देन इट इंक्रीजेस टू 4C। सो देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो रहा है। अगर पहले 2C डीएनए होगा तो वो बाद में जाके 4C होगा सिंथेसिस फेज में। However, there is no increase in the chromosome number if the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1। So देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर नहीं है, मतलब क्रोमोसोम नंबर बढ़ नहीं रहा है। अगर कोई सेल में
2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे G1 फेज में, सो S फेज के बाद में भी वही क्रोमोसोम 2n ही होंगे। सो यहाँ पे DNA जो है 2C का 4C हो रहा है, मतलब जो इनिशियल अमाउंट है उससे डबल हो रहा है पर सेल में DNA का अमाउंट। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर देखा जाए तो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, जो क्रोमोसोम नंबर G1 में है वही क्रोमोसोम नंबर S फेज में भी सेम ही रहेगा। तो देखिए, देयर इज नो increase in the chromosome number if the cell had diploid 2n number of the chromosome at G1. Even after S phase, the number of chromosomes remains the same, that is 2n. In animal cells, during S phase, DNA replication begins in the nucleus and centriole duplicates in the साइटोप्लाज्म। सो देखिए, अगर एनिमल सेल में देखा जाए एस फेज में, तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है और डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर और सेंट्रियोल जो होता है वो डुप्लीकेट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ड्यूरिंग द G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues. So देखिए, अभी जो लास्ट फेज है G2 फेज, यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है और प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, ये माइटोसिस के लिए सेल प्रिपेयर होती रहती है, वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। सेल ग्रोथ कंटिन्यूस है, G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और सेल माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन करती है। सो ये हुआ 3 फेजेस। देखिए, एक बार सेल साइकिल को रिवाइज करते हैं कि सेल साइकिल में क्या कहा गया है कि सेल डिवीजन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस, मतलब सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल की ग्रोथ होती है। All this process, that is cell division, DNA replication, cell growth, hence take place in coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome. The sequence of events by which cell duplicates its genome, synthesis the other constituent of the cell, and eventually divides into two daughter cell is termed as cell cycle. Although cell growth इज कंटिन्यूस प्रोसेस। सो देखिए, सेल ग्रोथ जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इनमें साइटोप्लाज्म इंक्रीज होते रहता है। जैसे जैसे सेल बढ़ती है वैसे वैसे सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म बढ़ते रहता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस ऑकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। सो देखिए, डीएनए सिंथेसिस जो होता है सेल में, ये एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होता है सेल साइकिल के। The replicated DNA are then distributed to the daughter nuclei by complex series of events during the cell division. The events are themselves under genetic control. अभी phases of cell cycle, यहाँ पे phases of cell cycle में पढ़े हुए हैं अपन। So typical eukaryotic cell illustrated by human cell in culture. This cell divide approximately 24 hours. However, the duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. यहाँ पे ईस्ट का एग्जाम्पल दिया है जो 90 मिनट्स में सेल साइकिल होती है इनकी। यहाँ पे अभी सेल साइकिल जो है ये डिवाइडेड है 2 बेसिक फेजेस में, डेट इज इंटरफेज एंड एम फेज। सो एम फेज रिप्रेजेंट फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन एंड माइटोसिस ऑकर्स एंड इंटरफेज रिप्रेजेंट फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। सो देखिए, एम फेज मतलब क्या है, ये फेज है जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, मतलब माइटोसिस होता है, और इंटरफेज जो है ये 2 एम फेज के बीच का फेज है, मतलब रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। द सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 24-hour average duration of cell cycle of human cell division proper lasts only for an hour. Interphase lasts for more than 95 of duration of cell cycle. So देखिए, अगर ह्यूमन सेल में देखा जाए तो सेल डिवीजन प्रॉपर अबाउट एन आवर के लिए होता है, मतलब 1 घंटे के लिए होता है सेल का डिवीजन। पर अगर इंटरफेस देखा जाए तो ये 95% मोर है ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। एम फेज स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज में क्या होता है, न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस होता है, एंड साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है, मतलब साइटोकाइनेसिस होता है। द इंटरफेज
दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, इंटरफेज को ही रेस्टिंग फेज कहा गया है क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है, is the time during which the cell preparing for cell division by undergoing the cell growth and DNA replication. So ये टाइम इतना क्यों लगता है, क्यों यहाँ पे सेल ग्रोथ होती है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है ऑर्डरली मैनर में. सो इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. अगर G1 फेज में देखा जाए तो ये corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. So ये जो बीच की फेज है ये DNA replication और माइटोसिस मतलब क्या बोला गया है कि फेज करस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन, ये दो के बीच का इंटरवल है माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का इंटरवल है, दैट इज G1 फेज. ड्यूरिंग G1 फेज सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूस टू ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए. सो G1 फेज में क्या है, सेल मेटाबोलिकली एक्टिव है, इसकी ग्रोथ भी कंटिन्यूस है पर यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है. सो नेक्स्ट इज S phase. S phase or synthesis phase makes the periods during which DNA synthesis or replication takes place. So यहाँ पे DNA का synthesis and DNA का replication होता है. During this time, amount of DNA per cell doubles. If the amount of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C. So यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो रहा है, अगर पहले 2C है तो फिर 4C हो रहा है. देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर इफ द सेल हैज डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज. इवन आफ्टर S फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम, दैट इज 2n. सो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं बढ़ रहे हैं. अगर G1 फेज में 2n नंबर है क्रोमोसोम का तो S फेज के बाद में भी क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेंगे, दैट इज 2n. अगर एनिमल सेल्स में देखा जाए, during S phase, DNA replication begins in the nucleus and centriole duplicates its cytoplasm. So, एनिमल्स में देखा जाए तो S phase में DNA replication होता है न्यूक्लियस के अंदर और जो सेंट्रियल होता है डुप्लीकेट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर. ड्यूरिंग G2 phase, प्रोटीन सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस while सेल ग्रोथ कंटिन्यूस. सो देखिए G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइजेशन होता है एंड माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन होता है सेल, और माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करती है सेल और सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता है. सो ये हुआ फेजेस ऑफ सेल साइकिल.